प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं अकुल प्रताप सिंह आप सभी का मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस की इस प्रथम सेमेस्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस ब्रांच को अपने करियर के रूप में चुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रांच का नाम जो है वो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। देखने में जिस प्रकार से आपको इसका नाम बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से इसका काम भी बहुत बड़ा है और आपने इसको अपने फ्यूचर के रूप में, करियर के रूप में चुना है। इसके लिए मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस ब्रांच में प्रवेश ले करके एक अच्छे मॉडल के रूप में, अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप साबित होंगे और अपनी पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई करने के उपरांत आप एक अच्छी जॉब में आप जाएंगे, अच्छी पोस्ट पर आप काम करेंगे। ऐसी हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास करूँगा कि आपको इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी के सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ब्रांच का क्या स्कोप है, ये भी सभी को जानने का एक पूरा हक है। उसको पता होना चाहिए कि उसको करने के बाद में हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, हम क्या बन सकते हैं, क्या करेंगे, कौन सी पोस्ट पर हम जा कर के अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, ये भी हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। और उसी के क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे, उस विषय पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है कि आज हम आपको क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में, आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके बाद में आपके अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब्स के बारे में, आप कैसे कैसे किस फील्ड में जाकर के आप काम कर सकते हैं, पोस्ट के बारे में आपको हम यहाँ पर समझाएंगे। और उसके पश्चात में आपकी जो आज की क्लास होगी उसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इस ब्रांच में दो तरीके से आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक तो होता है आपका थ्योरी और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल, आपको थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि यह एक टेक्निकल डिप्लोमा है। टेक्निकल ट्रेड में आपको अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो डिप्लोमा सेक्टर में आपको एक हुनरमंद बनाया जाता है, हुनर आपको सिखाया जाता है जिससे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो तरीके से आपको इसमें सीखने के लिए आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 आपको थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है इसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, दूसरा मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर।
और अगर तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो है कंप्यूटर टाइपिंग थ्योरी। ये 3 सब्जेक्ट आपको इसमें बताए जाएंगे। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आपको प्रोफेशनल तरीके से वार्तालाप किस तरीके से करना है, कैसे बातचीत करनी है, वो ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसमें आपको बताया जाता है। और इसमें लेटर राइटिंग भी आपको बताई जाती है और इसके साथ साथ इसमें आपको ग्रामर का पोर्शन भी सिखाया जाता है इंग्लिश में, ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आप जॉब कर सकें और वहाँ के काम को कर सकें, इसलिए आपको इंग्लिश का पोर्शन इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है ये आपका मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। इसमें आपको ऑफिस में किस तरीके से कामकाज करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, वो सारे तरीके आपको इसमें सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। थ्योरी के रूप में आपको पढ़ना पड़ता है। इन सभी का एक पेपर भी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना होता है। और ये सभी 50-50 मार्क्स के होते हैं, 50-50 अंक सभी के निर्धारित होते हैं और आपको उनको अच्छी तरीके से स्टडी करना है और अच्छे मार्क्स भी लाना है। इसीलिए आज हम आपको पहले से ये आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है तो उसके अंदर संदेह रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या हमें जानना है, क्या जिज्ञासा आपकी है। तो हम आपकी उस जिज्ञासा को समझते हुए आपको वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका है कंप्यूटर टाइपिंग थ्योरी का। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जानकारी इसमें दी जाएगी कि किस तरीके से आपको टाइप करना है, कैसे इसका कंप्यूटर के बारे में, इसके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में जो हम टाइप करते हैं उसमें मार्जिन किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, पेज का सेटअप किस तरीके से किया जाता है, इत्यादि के बारे में आपको इसमें सिखाया जाता है। स्पीड जब आप निकालते हो टाइपिंग मैटर की तो उसके स्पीड के लिए कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से एक्यूरेसी हम फाइंड करते हैं, टाइप करते समय ऐसा क्या करें, वो कौन कौन से मेथड अपनाते हैं जिनसे हम एरर जो है वो अपनी कम कर सकें, इत्यादि के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में आपको सीखने के लिए मिलता है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको थ्योरी के रूप में आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल में आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल भी इसका होता है, इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको अलग से मिलते हैं और इसका थ्योरी का एग्ज़ाम भी अलग से कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सब्जेक्ट आपका दोनों रूपों में काम आता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी के रूप में दोनों तरीके से ये होता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में अगर हम अगले क्रम की बात करते हैं तो थ्योरी के पश्चात हमारे सामने सब्जेक्ट आते हैं प्रैक्टिकल्स के। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको कौन से यहाँ पर पढ़ने हैं ये हम आपको बताते हैं। पहला जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका वो आपका होता है शॉर्ट हैंड हिंदी फर्स्ट के नाम से। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट हैंड इंग्लिश फर्स्ट के नाम से। अब यहाँ पर आपको सुन के ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा इसमें फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है। ये है इसलिए कि शॉर्ट हैंड का एक सिलेबस है, शॉर्ट हैंड आशलिपि का एक सिलेबस होता है जिसको आपको पूरी बुक को उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और उसको आपको ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, 2 ईयर का कोर्स है। तो उसमें 4 सेमेस्टर आपके होते हैं। तो कुछ पोर्शन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ थर्ड में, कुछ सेकंड में, कुछ फोर्थ में, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए इसके आगे हर सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके उसमें आपको सब्जेक्ट आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल में आपको बताए जाएंगे, शॉर्ट हैंड हिंदी फर्स्ट और शॉर्ट हैंड इंग्लिश फर्स्ट के नाम से।
तो ये 2 सब्जेक्ट के बाद में जो तीसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताया जाएगा प्रैक्टिकल में, वो है आपका कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी फर्स्ट के नाम से। और दूसरा सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फोर्थ है कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश फर्स्ट के नाम से। आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाया जाएगा इनके बारे में। तो ये 4 ये हैं, और एक अभी हमने आपको थ्योरी में बताया था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, वो भी चैप्टर, वो भी सब्जेक्ट आपका इसमें प्रैक्टिकल में भी काउंट होता है। तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, इसको आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है और थ्योरी के पोर्शन में भी आपको पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ को आप ऑफिस में कैसे करेंगे, ये सब शॉर्ट हैंड आपको सिखाई जाएगी, जिसका यूज़ आप अपने फील्ड में अच्छी तरीके से कर पाएंगे, एक दक्षता के साथ में आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर पाएंगे। ये आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। शॉर्ट हैंड हिंदी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, यहाँ पर दोनों शॉर्ट हैंड आपको सिखाई जाती हैं। इनका क्या यूज़ है, कैसे आप अच्छी तेज स्पीड में आप इसको लिख सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर जैसे ये शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश में दोनों वर्जन में सिखाई जाती हैं आपको, वैसे ही ये टाइपिंग यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आपको सिखाई जाती है। तो आप शॉर्ट हैंड हिंदी और शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की टाइपिंग को सीख करके ऑफिस में अच्छी तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, फास्ट स्पीड से, फास्ट गति से, बहुत जल्दी, स्वच्छता के साथ में। और ये इंग्लिश का प्रयोग करते हुए इंग्लिश आप सीख करके, लेटर राइटिंग अच्छी तरीके से सीख करके, ग्रामर अच्छी तरीके से सीख करके आप मॉडर्न तरीके से इसको काम कर सकते हैं ऑफिस में, क्योंकि ब्रांच का नाम तो आपको पता ही है, मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट। मॉडल ऑफिस का मतलब है ऑफिस में आप मॉडल तरीके से, किस तरीके से उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट आप करेंगे, और सचिव के कार्यों को, जो सचिव पद्धति के अंतर्गत आते हैं, उनको आप किस तरीके से ऑफिस में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उनको करना है आपको, ये सब आपको इसमें सिखाया जाएगा। इस ब्रांच में आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने आपको थ्योरी के सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट दोनों आपको समझाने का प्रयास किया है, ये जिससे आपके माइंड में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, कोई डाउट भी ना बचे। आप ये बिल्कुल भी आपको ये ना लगे कि हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें सीखना है, इसलिए हम आपके इस डाउट को पहले से ही क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये बात तो हो गई आपके थ्योरी के और प्रैक्टिकल के पोर्शन की सब्जेक्ट की। और उसके पश्चात अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप इस ब्रांच में एडमिशन आपने लिया है, उसके पश्चात आपको जो जॉब के क्या क्राइटेरिया है, जॉब आपको कहाँ कहाँ किन किन पोस्ट पे आपको मिलेगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको देना चाहते हैं, जिसके लिए आप उसी के आधार पर पहले से ही प्रिपेयर हो करके तैयार रहें। उसके लिए जो चुनौतियाँ हैं आप उनके लिए प्रिपेयर रहें और अच्छी तरीके से सीखें। इसलिए तो अगर आप इस ब्रांच में एडमिशन ले करके सब शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब अच्छी तरीके से अपना तैयार करते हैं, तो आप इसके प्रयोग से, इसका प्रयोग करके अपनी योग्यता का, अपनी एबिलिटी का आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, किसी भी आप इंडस्ट्री में आप स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे आप देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे आप केंद्र की बात करें या अपने प्रदेश की बात करें, दोनों जगह हर
विभाग में स्टेनोग्राफर होता है, आशुलिपिक होता है। इसको इंग्लिश में स्टेनो और हिंदी में हम आशुलिपिक के नाम से जानते हैं। इसको आशुलिपिक के नाम से जानते हैं। प्रत्येक ऑफिस में आपको ये कर्मचारी आपको मिलेगा, बिना इसके कोई काम हो नहीं पाता है ऑफिस का। ये बहुत ही गोपनीय पर्सन होता है, गोपनीय कार्यों को निष्पादित करता है, अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में फास्ट काम करता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को एक स्टेनो उपलब्ध कराया जाता है। चाहे वो आप जिलाधिकारी महोदय के वहाँ कार्यालय में देखें तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा कोई कार्यालय नहीं आपको मिलेगा जहाँ पर आशुलिपिक ना होता हो। तो अगर आपको अच्छी तरीके से आशुलिपि आपने सीख ली है, टाइपिंग आपको अच्छी तरीके से आती है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे सरकारी विभाग हो, सरकारी कार्यालय हो, या फिर आपके चाहे आप देख लीजिए पब्लिक सेक्टर हो, या फिर आप जितनी भी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में चलती हैं वहाँ पर आप इन सबकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। वहाँ पर भी आप अपनी एबिलिटी को दिखा करके प्रैक्टिकल को आप सेलेक्ट हो करके आप इसके रूप में आप काम कर सकते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि आशुलिपि सीखने के पश्चात में आप किस तरीके से स्टेनोग्राफर आप किन किन विभागों में आप बन सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। उसके पश्चात में आप पर्सनल असिस्टेंट, के पद पर काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सभी पर्सनल असिस्टेंट हायर करते हैं। हायर करने के पश्चात आप उनके काम को अपने हिसाब से या उनके हिसाब से जैसा वो चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। उसके पश्चात आप पर्सनल सेक्रेटरी, आप बन सकते हैं और पर्सनल सेक्रेटरी के कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं। जो उनको दायित्व दिए जाते हैं उनको आप समय से पूरा कर सकते हैं। और मेन बात इसमें बस एबिलिटी की है। यदि आप मेहनत कितनी करते हैं, मेहनत अगर आप अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको कभी भी आने ही वाली नहीं है। यदि आप मेहनत अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तब थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम आपको प्रारंभ में ही इन सब कंडीशंस को बता रहे हैं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि इस समय जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट इसमें जो है वो बहुत मेहनत वाले हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत करता है वही लाइफ में कुछ अच्छा करता है। और आपकी जो ब्रांच है इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसमें हमको तत्काल करना पड़ता है, समय बहुत कम मिलता है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा हमको करना पड़ता है। क्योंकि आशुलिपिक का जैसा काम होता है इसको डिक्टेशन अपने अधिकारी से लेनी पड़ती है। डिक्टेशन देता है अधिकारी और उसको हमको आशुलिपि में लिखना पड़ता है। आशुलिपि में लिखने के पश्चात उसको टाइप करके हमको अपने अधिकारी के सम्मुख उसे प्रस्तुत करना पड़ता है। तो अधिकारी जिस स्पीड से बोलता है उसी स्पीड से हमको लिखना होता है। तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं हो आशुलिपि के लिए, सिर्फ आपने थोड़ा बहुत ही सीखा है और आप पास हो गए कम नंबरों के साथ में, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं है, तो लाइफ में आपको दिक्कत होती है, फील्ड में हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, इतनी मेहनत करनी है कि किसी भी समस्या की कोई गुंजाइश ही ना हो और आप अच्छी तरीके से काम कर सकें। उसके पश्चात आप कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट या कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के रूप में आप काम कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट या कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी,
के रूप में आप विभाग में काम कर सकते हो अच्छी तरीके से। और उसी के क्रम में आप जितने भी सरकारी दफ्तर है, प्राइवेट दफ्तर है, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज है उनके जो ऑफिस है वहाँ पर आप टाइपिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। टाइपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। हर विभाग में टाइपिस्ट होता है, क्योंकि अब इतना सारा काम होता है वो सब कंप्यूटर पे ही किया जाता है। पहले हाथ से लिखने वाला काम था, लेकिन उसमें स्वच्छता त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, स्वच्छता होती नहीं थी, तो उसलिए पढ़ने में दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो अब सारा काम इतना ऑफिस में है, सब टाइपिस्ट के माध्यम से किया जाता है। बहुत ही अच्छी शुद्ध देखने में लगती है, जितनी जो लिपि उसमें लिखी जाती है, पढ़ने में भी स्पष्टता होती है। और टाइपिस्ट बहुत ही फास्ट स्पीड से टाइप करके कर देता है, सब प्रस्तुत करता है। इसलिए आपको इसमें आपने देखा कि इसमें कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी, कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश आपको इसमें सिखाई जाएगी। तो इसलिए आप टाइपिस्ट बन सकते हैं। आप अपनी टाइपिंग को अच्छा करके 35, 40, 45, 50 की स्पीड तक उसे ले जा करके आप एक्यूरेसी के साथ में आप किसी भी विभाग में टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के क्रम में आप ऑफिस असिस्टेंट के पद पर काम कर सकते हैं। ऑफिस में सहायक के लिए, कार्यालय सहायक इसको कहते हैं, कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पश्चात संस्थाओं में क्लर्क होते हैं, उस क्लर्क के रूप में आप काम कर सकते हैं। इस ब्रांच को सीख करके इसमें जो आपको सिखाया जाएगा, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको, ये जो हमने आपको पद बताए हैं, पोस्टें बताई हैं, ये सब के लिए एलिजिबल है। ये नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप इन पदों पर काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पश्चात आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको कहते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं इसमें। तो क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट सेक्रेटरी, टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने इस ब्रांच के जो 2 साल है उसमें आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है। और जब आपने मेहनत की है तो मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाएगी और रंग लाती भी है। तो इसलिए आप इसमें से किसी भी तरीके से आप किसी भी पद पर आप काम कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके साथ आप रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। हर ऑफिस में एक रिसेप्शन होता है, जहां पर बाहर से आने वाला जो आगंतुक है वो अगर मिलना चाह रहा है, कुछ पूछताछ करनी है, तो वो सबसे पहले रिसेप्शन पर जाकर के वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे ही मुलाकात करता है। तो वो भी बहुत ही योग्य व्यक्ति होना चाहिए, बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए। तो आप रिसेप्शन पर भी आप रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ पर सीखने के पश्चात में आप उन कामों को नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, इसकी हम श्योरिटी आपको देते हैं। और इसके पश्चात आप टेलीफोन एंड टेलेक्स ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर,
टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में आपको बताया जाता है। तो आप वहाँ पर टेलीफोन हैंडलिंग का वर्क बहुत सारी कंपनी में होता है। बाहर से कॉल्स आते हैं, प्रदेश, स्टेट लेवल, फॉरेन से भी आते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो इस ब्रांच में आप अपनी उस योग्यता को अच्छा करके आप टेलीफोन ऑपरेटर भी आप बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी के क्रम में इसमें आपको कुछ अकाउंट का सेक्शन भी आपको सिखाया जाएगा। तो उसको सीखने के पश्चात आप अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट के रूप में भी आप किसी भी कार्यालय दफ्तर में आप काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने आपको इतने क्राइटेरिया बताए, और भी बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे प्रमोशंस के माध्यम से आपने कहीं काम स्टार्ट किया, तो प्रमोशन आपका हो गया, हायर पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं इसमें। तो आपको जब स्टार्टिंग करनी है तो आप इनमें से किसी भी पोस्ट के रूप में स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें हैं। अगर आप कोई पोर्शन आपका वीक है तो आप टाइपिस्ट से अपनी शुरू कर सकते हैं, इसमें सिर्फ टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। ऑफिस असिस्टेंट में आप काम कर सकते हैं। इसमें सपोज कीजिए कि संस्था में मेल भेजनी होती है दूसरे जगह, तो सब आपको इसमें सिखाया जाएगा, आपको योग्य बनाया जाएगा। तो आप इसमें से किसी भी पोस्ट पर आप काम करके अपनी जीविका को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके पश्चात अगर आप इसमें से कुछ नहीं आपको लगता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप अपना खुद का एक सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कुछ भी काम आप करना चाहें तो अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करें। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो टेंडर देती हैं, आप वहाँ से टेंडर ले करके अपना एक ऑफिस बनाइए। ऑफिस बनाने के बाद में अपने वहाँ पर आप डेटा एंट्री का वर्क करा सकते हैं, टाइपिस्ट को रख करके उनसे मैटर को टाइप करा के समय से आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप अपना भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कोई शॉप आपको खोलनी है तो आप वहाँ पर शॉप भी आप खोल सकते हैं। आजकल डिजिटल सेवा केंद्र ऐसे कोर्स चल रहे हैं, तो बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति ही उसको ऑपरेट करते हैं। तो आपके पास में जैसे आप अपनी कचहरी में होती, वहाँ पर आप अपनी शॉप भी खोल सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा टाइपिंग का वर्क होता है। तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो इसमें इस कोर्स में हमने आपको सब्जेक्ट बताए, उनको सीख करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आपके ट्रेड से रिलेटेड हैं। और आशा करते हैं कि आप इन पर फोकस करेंगे, और यहाँ पर जो हमने आपको पोस्ट बताई उन पर ज़रूर आप वहाँ तक आप पहुँचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छी एबिलिटी आप सीखिए, वहाँ भी ट्राई कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कीजिए, कहीं न कहीं आप जरूर सेट होंगे। ऐसे हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं। और इसी के साथ में हम आज आपको ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि एक सब्जेक्ट है इसमें कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट हम आपको सिखाएंगे और आपको योग्य बनाने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरीके से टाइपिंग में फास्ट टाइप कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे अशुद्धि ना हो, गलती ना हो, वो कौन से तरीके होंगे, वो सब हम आज आपको धीरे धीरे आज से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग
कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा इस क्लास में। इस पूरे सेशन में हमारे द्वारा आपको सिखाए जाएंगे। तो आज मैं इसमें से कुछ टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि उसी तरीके से फिर आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो अंत में जो सेमेस्टर आपका एंड होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ टाइपिंग किस तरीके से सीखी जाती है और किस तरीके से आपने सीखा, ये सब आपको इसमें से फील होगा, अनुभव होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि जब कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं तो किस तरीके से आप कंप्यूटर के सम्मुख बैठेंगे, बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, उससे संबंधित कुछ पॉइंट है वो हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के सम्मुख बैठने का तरीका। क्योंकि जब आप टाइप करते हैं उस समय आपको ये पहले पता होना चाहिए कि टाइपिंग से पहले आपको किस तरीके से बैठना है। क्योंकि जब आपके बैठने का जो प्रोसीजर है वो जब आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से टाइप कर पाएंगे। क्योंकि टाइपिस्ट का एक सीटिंग का काम होता है, बैठ करके उसे काम करना पड़ता है एक सीट पर। तो अगर आप अच्छी तरीके से बैठना आपको आता है तो आप उसे अच्छी तरीके से टाइप भी कर पाएंगे, आपकी गलतियाँ कम होंगी और उसे आप लंबे समय तक करना पड़ता है। क्योंकि ऑफिस में जॉब कहीं पर 9 से 5, 9 से 6, 10 से 5 इस तरीके से काम उसको करना पड़ता है। तो सिटिंग जॉब होती है, तो उसको एक बैठने का उसका तौर तरीका उसका अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से वो काम कर पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के सम्मुख बैठने का सही तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं आपको इसमें कंप्यूटर के सम्मुख बैठने का क्या तरीका है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि टाइप करते समय, कंप्यूटर पर टाइप करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं। ये दोनों सेम बातें हैं कि जब आप बैठोगे तभी आप टाइप करोगे। तो यहाँ पर सिर्फ बैठने की बात नहीं है, हमने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित सब्जेक्ट आपको सिखाऊंगा। तो हम कंप्यूटर पर बैठने नहीं जा रहे हैं, कंप्यूटर के सम्मुख बैठ करके किस तरीके से आपको टाइप करना चाहिए, वो सिटिंग का तरीका आपको हम आज यहाँ पर बताएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइप करते समय कहाँ पर, कंप्यूटर पर, है ना। कंप्यूटर पर टाइप करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, ये ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देनी है। क्योंकि अगर पहली क्लास आपकी अच्छी है, आप पहली क्लास से ही आप उसे कंटिन्यू पढ़ रहे हो, आपसे कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है, तो आप अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई अशुद्धता या कोई कमी आने वाली नहीं है। तो आज आपको ध्यान में ये रखना है कि टाइपिंग तो हम करेंगे, लेकिन टाइप, और सभी टाइप ही करते हैं। अगर आप ये देखें कि सब लोग हैं टाइप करते हैं, लेकिन सबका तरीका सही नहीं होता है। आपको एक ऑफिस में, एक मॉडर्न ऑफिस में टाइप करना है, वहाँ के काम को करना है, तो एक रूल्स के तहत कि टाइपिंग कैसे सीखनी चाहिए। अब मैं आज आपको टाइपिंग जब मैं सिखाने वाला हूँ तो आप, मेरा ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है मेरी, कि आपको एक अच्छी तरीके से सिखाया जाए। तो अच्छी तरीके से तभी आपको सिखाया जा सकता है कि जब आप हमारे द्वारा बताई गई बातों का आप अनुसरण करेंगे, उनका पालन करेंगे, तभी आप अच्छी तरीके से टाइपिंग सीख पाएंगे, या कोई अन्य सब्जेक्ट को आप सीख पाएंगे। तो जैसे टीचर कहता है आपको वैसे फॉलो करना है और वैसे ही आपको काम करना है। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि टाइप तो सभी करते हैं,
जो टाइपिंग नहीं सीखता है वो भी कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसके माध्यम से टाइप कर लेता है, लेकिन उसकी टाइपिंग करने का तरीका और जो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि वो जो टाइपिस्ट है जो टाइप कर रहा है उसने किसी से कोई क्लास नहीं ली, उसको सिखाने वाला कोई टीचर नहीं था, तो वो अपने तरीके से कैसे भी वो देख देख करके टाइप करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको टाइपिंग करना है, किस तरीके से आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सी बातें होंगी उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधे सीधे तरीके से बैठना है, सावधान तरीके से बैठना है। तो जब भी आप कंप्यूटर के सम्मुख बैठें तो आप वहाँ पर हमेशा सीधे एवं सावधान मुद्रा में बैठना है ना। सीधे और सावधान मुद्रा में रहना है, तभी आप अच्छी तरीके से टाइपिंग के रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। उसके पश्चात में क्या करना है कि जो हमारी गर्दन होती है इसको भी थोड़ा सा सीधा ही रखना है, सीधे गर्दन को सीधे रखते हुए कंप्यूटर के सम्मुख बैठना है मेंटेन करके। और उसके साथ साथ जो हमारी कोहनियाँ होती हैं, ये कोहनी होती है, इसको ना हमेशा आपको अपने शरीर के पास में रखना है ना। इस तरीके से बैठ करके नहीं हम टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर के सम्मुख में बैठेंगे तो ये जो कोहनियाँ होती हैं हमारी, इनको अपने शरीर के पास में रखना है। और ऐसा भी नहीं कि पास का मतलब है कि बिल्कुल आप फोर्सली इनको थोड़ा सा चिपका के रखेंगे, ऐसे नहीं है, फ्री छोड़ना है आपको और थोड़ा सा उनको टच करते हुए अपनी बॉडी से रखना है आपको। तो दूसरा इसमें रूल है कि कोहनियों को शरीर के पास रखना है, था बॉडी से थोड़ा सा टच करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि टच करने मतलब परमानेंटली इनको टच करके रखेंगे, फोर्सली आप उनको चिपका के रखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब पास में ही रहे, वो ज़्यादा ऐसे ना ऊपर को उठ नहीं पाए, ये कहने का मतलब है। तो आप समझ गए होंगे कोहनियाँ। तो सबसे पहले सीधे और सावधान मुद्रा में बैठना है। मुद्रा का मतलब पैसे से नहीं है, स्थिति से है कि आप सावधान स्थिति में आपको बैठना है यहाँ पर। उसके पश्चात में जब आप कंप्यूटर पर बैठे हैं तो उसमें कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा। तो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को कहते हैं कुंजी पटल। तो कुंजी पटल से आपको थोड़ा सा पीछे आपको उसमें बैठना है। और जो कुंजी पटल आपका होगा कुंजी पटल को ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको भी ध्यान में रखना है कि कुंजी पटल को मेज के किनारे पर रखना है। जिस मेज पर आपका सिस्टम रखा हुआ है उस पर जब आप कुंजी पटल रखेंगे तो उसका जो किनारा होगा आपकी तरफ का मेज का, उसके किनारे पर आपको रखना है। उसको क्यों रखना है वो रीजन आपको स्पष्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुंजी पटल को हम इंग्लिश में कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड को कुंजी पटल कहते हैं। तो ये आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके पश्चात में हथेलियों को कीबोर्ड से
कीबोर्ड के आगे वाले भाग से ऊपर की ओर उठाकर रखना है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो हमारी हथेली होती है, इसको जब हम कीबोर्ड के ऊपर रखेंगे तो ये हथेली हमारी ऊपर ऐसे उठी हुई होनी चाहिए, इस तरीके से नीचे ना उठी हुई हो, है ना। तो यहाँ पर दो बातें हमने बताई कि कुंजी पटल को मेज के किनारे पर रखना चाहिए। ये किनारे पर इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर किनारे पर हम नहीं रखते हैं और मेज पर कीबोर्ड को पीछे की साइड में रखते हैं और आगे जगह रहती है, तो जो हमारी कलाई होती है ये कीबोर्ड पर बिल्कुल चिपक सी जाती है और हमारी कलाई का जो आगे का हाथ का हिस्सा होता है वो भी टेबल की आगे जो जगह छोटी हुई है उस पर स्थान ले लेता है। तो ऐसा करने पर हमें टाइपिंग करते समय अवरोध उत्पन्न होने लग जाता है क्योंकि हमारा हाथ जो है वो अच्छी तरीके से बटनों के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर मूवमेंट हमारा नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि कुंजी पटल को जब किनारे पर आप बिल्कुल रखेंगे तो उसके आगे कोई जगह ही नहीं होगी जिस पर आप अपनी हथेली या अपनी कलाई को रख सकें। तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि किनारे पर आपको रखना है। दूसरा है कि हथेलियों को कीबोर्ड के आगे वाले, क्योंकि कीबोर्ड में क्या किया जाता है, जो उसमें बीच वाली जो पंक्ति होती है, आधार पंक्ति, उस पर हमारे द्वारा हाथ रखा जाता है और हाथ को रख करके हम टाइप करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें हथेली को नीचे रख लेंगे इस तरीके से, तब वहाँ पर टाइप करने में बड़ी सुविधा फील होती है। तो हथेली को ऊपर ही ऐसे ऊपर की तरफ उठा करके आपको रखना है, ठीक है। तो ये दो बातें जो हमने आपको यहाँ पर बताई हैं ये आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब इसी के क्रम में हम आपको बताते हैं, इसको हम इरेज कर ले रहे हैं, जिसको लिखना है वो इसको लिख भी सकता है। अगला रूल है इसका कि कंधों को ऊपर की ओर नहीं खींचना चाहिए। खींचना कह सकते हैं या ऊपर की तरफ उठाना या ऊपर की ओर चढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उनको स्वतंत्र स्थिति में रखना चाहिए। उनको स्वतंत्र स्थिति में रखना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब उनको कोई गाइड नहीं करता है, वो टाइप करना सीखते हैं तो कंधों को ऊपर की तरफ उनको चढ़ा लेते हैं और कीबोर्ड के सामने बहुत सी असमंजस स्थिति में बैठते हैं। तो ये कंधों को, ये जो शोल्डर्स हैं, इनको ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, नहीं चढ़ने देना है, उनको बिल्कुल स्थिति में रखना है, नॉर्मल स्थिति में रख करके आपको टाइप करना है। तो ध्यान रखना है आपको कि कंधों से कोई भी आपकी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनको ना ही ऊपर उठाना है ना ही उनको स्वतंत्र जैसे हैं आपको उस स्थिति में आपको बैठना है। और उसके पश्चात में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात
देखना है, वो नेक्स्ट रूल है आपका कि कभी भी आपको, या कभी भी नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए कि कुंजी पटल की ओर नहीं देखना चाहिए। कुंजी पटल की ओर नहीं देखना चाहिए। आपको टाइप करने के लिए कोई मैटर दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है कि आप देख करके टाइप कर रहे हो। ये स्थिति बहुत खराब होती है, क्योंकि जब हम आपको लिखना है मोहन तो हम कीबोर्ड की तरफ देखते हैं, फिर बुक में देखते हैं, फिर कीबोर्ड की तरफ देखते हैं, फिर बुक में देखते हैं। इससे हमारा जो समय है वो दूना समय हमारा लगता है और हम अच्छी तरीके से टाइप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक बार आप बुक में देखोगे कि क्या टाइप करना है, फिर कीबोर्ड की तरफ देखोगे कि ये लेटर हमारे कीबोर्ड में है कहाँ पर, और फिर आप बुक में देखने के लिए जाओगे, आपकी लाइन है अगर वो मिस हो गई आपसे तो आपसे ढूंढोगे, फिर आपको फिर से देख करके फिर कीबोर्ड की तरफ आना है, तो बहुत सा समय लगता है। तो जब भी आपको टाइपिंग सीखने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा तो मैंने इसलिए आपको पहले ही आपको यहाँ पर हमने बता दिया है कि आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, कीबोर्ड की तरफ आपको देखना ही नहीं है। सिर्फ आपको मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उंगलियां कहाँ पर रखनी है, कैसे आपको अभ्यास करना है टाइप करने का। वैसे अगर आप करोगे तो वो स्थिति जो लोग टच टाइपिंग सिस्टम के द्वारा ना करके दृश्य टाइपिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं, तो देख करके टाइप करते हैं, तो वो स्थिति आपके सामने नहीं आने वाली है। तो ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से टाइपिंग को सीख पाएंगे कि कुंजी पटल की ओर नहीं देखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मुझे पता है कि आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने इस ब्रांच में एडमिशन लिया है और ब्रांच का नाम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक व्यवस्था बनाना होता है, तो आप व्यवस्था एक ऑफिस की तभी बना पाएंगे जब आप पहले से ही अनुशासित होंगे, टीचर का कहना मानेंगे, आप सीखने का प्रयास करेंगे, आप मेहनती होंगे, तो आप ऐसा जरूर करेंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। क्योंकि हमारे जो आने वाले जो पहले के भी छात्र थे जो अभी पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, या जो इससे यहाँ से पढ़ करके जा चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सभी अनुशासित थे और आप भी अनुशासित हैं और अनुशासित रहेंगे। अब इसी के क्रम में हम आपको एक बात और बताते हैं कि जहाँ पर भी आपके वहाँ उसका सेटअप है कंप्यूटर का, टाइपिंग सिस्टम का, जिस पर आप टाइप करते हैं, उसमें हमेशा ये प्रयास करें कि उसको इस तरीके से सेट करें कि उसमें जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, वो कभी भी आगे से प्रकाश ना आए। क्योंकि जब आगे से रोशनी आती है तो वो हमारी आँखों में इतनी ज़्यादा लगने लग जाती है कि हमको जो लेटर्स हैं जो हम टाइप कर रहे हैं वो चकाचौंध की वजह से कम दिखाई पड़ते हैं। तो हमेशा इस तरीके से सेटअप करें कि जो रोशनी की व्यवस्था है, प्रकाश की जो आ रही है, वो पीछे की तरफ से आए, रोशनी जो है वो पीछे की तरफ से आए, जो हमारे आँखों पर डायरेक्ट सीधे ना लगे, तो वो ज़्यादा सेफ और अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम आपको उसको लिख करके दिखाते हैं। टाइप करते समय प्रकाश हमेशा पीछे की ओर से आना चाहिए। आप हमारी इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो जहाँ पर आप व्यवस्था कर रहे हैं लाइट की, तो वो ऊपर से लाइट आती है, इस तरीके से आपने लगा रखा है रोशनी। एक लाइट होती है जो सूरज की किरणें होती है, अगर आपके वहाँ पर वो किरणें आपके वहाँ पर आती हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा चकाचौंध होती है
कि वो हमको टाइप करने में बहुत ज़्यादा असुविधा उसमें करती है, या तो आपने अपने वहाँ पर जो लाइट की फोकस की व्यवस्था कर रखी है वो भी बिल्कुल हमारे आंखों के सामने आ रही है। तो वो इस तरीके से आपको अपना सिस्टम सेट करना है कि वो रोशनी ज़्यादा हमारे आंखों की तरफ डायरेक्ट ना पड़े, पीछे की तरफ में साइड में हो। तो वो मैं यहाँ पर कहना आपको चाह रहा हूँ, जिससे आपको जब आप मैटर देखते हैं तो उस चकाचौंध में आपको हमको कम दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के क्रम में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और आपको बताता हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप टाइप करें तो टाइप करने का प्रोसीजर होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो आप उंगलियों के माध्यम से टाइप करते हैं, है ना। जब उंगलियों के माध्यम से आप टाइप करेंगे तो उंगली प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड के ऊपर टच होनी चाहिए। इसके लिए एक रूल ये है कि ये रूल है कि नाखूनों को अनावश्यक रूप से बढ़ने ना दें, ठीक है। क्योंकि नाखून जब आपके ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो जब हम टच टाइपिंग सिस्टम से टाइप करते हैं, सिर्फ टच करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी टाइप करते हैं, तो उसमें नाखून जब हमारे बड़े बड़े होते हैं तो वो कीबोर्ड के ऊपर हमारी उंगलियों को नहीं आने देते हैं। हम अपने कीबोर्ड की उंगलियों के टच में नहीं आ पाने की वजह से हम अच्छी तरीके से टाइप नहीं कर पाते हैं। तो एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसमें हमसे गलत बटन दब जाती है, हम होपलेस होने लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके नाखून ज़्यादा बड़े हैं तो आप उनको छोटे कर लें। नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और समय समय पर आपको उन्हें काटते भी रहना है, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है ना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स, वैसे ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं जिनके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो अपने नाखून को काटना नहीं चाहते। तो अगर आप नाखून को नहीं काटना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगी फिर आपको टाइपिंग सीखने में बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। तो अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, फास्ट टाइपिंग सीखना चाहते हैं, कम समय में सीखना चाहते हैं, तो आपको अपने नाखूनों को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ने देना है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए टाइप करते समय हमेशा अपना ध्यान पुस्तक पर ही रखें। अपना ध्यान पुस्तक पर ही रखें, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम नीचे तो टच सिस्टम से अपनी उंगलियों को सेट कर लिया है कि यहाँ से ये उंगली से ये बटन प्रेस होती है और आप उधर दूसरी साइड में आपका ध्यान जो है वो आपकी पुस्तक पर है। तो आप पुस्तक पर आप देखते जाइए, उंगलियों से आप टाइप करते जाइए स्क्रीन पर, तो अपने आप चलता जाएगा। बीच बीच में आप देख लेते स्क्रीन पर सही टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है बस। तो एक तरफ उंगलियों को अपने कीबोर्ड पर सेट करना है, दूसरा आपकी जो आई साइड है, आई कांटेक्ट है, उसका को अपनी बुक से मेंटेन करके रखना है, पुस्तक से रखना है। पुस्तक में जो हम टाइप कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो शब्द टाइप कर रहे हैं, जो अक्षर टाइप कर रहे हैं, वो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, आपकी आंखों के सम्मुख होना चाहिए और आपको सिर्फ अपना मैटर देखना है। उंगलियाँ आपकी अपने आप स्वतः ही चलेंगी जब आप हमारे बताए हुए तरीके से अभ्यास करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक बार तो अपनी बुक में देखते हैं, फिर कीबोर्ड की तरफ देखते हैं, फिर बुक में, फिर कीबोर्ड की तरफ।
जिसकी वजह से अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, टाइपिंग सीखने में समय लगता है, एक्यूरेसी हमारी नहीं आ पाती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि टाइप करते समय उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए। उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप टाइप करेंगे अगर आपकी उंगलियां सीधी होंगी तो ये इसमें आप देखेंगे सभी उंगलियां हमारी जो बराबर नहीं ना हो पाने की वजह से कीबोर्ड पर अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाती हैं। तो आपको क्या करना है, उंगलियों के शेप को थोड़ा सा तिरछा करना है। जैसे ही आप उंगलियों के शेप को तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बराबर हो जाती है। आप देखिए बराबर हो जाती है। बराबर होने की वजह से ये आसानी से कीबोर्ड पर समायोजित हो जाती हैं। फिर आप उनको प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उंगलियां आप सीधी रखेंगे तो कीबोर्ड पर बराबर नहीं आ पाती है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ करके रखना है, थोड़ा सा फोल्ड करके आपको इसमें रखना है। तो ये आपने ध्यान दिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। उसी के क्रम में आपको क्या करना है कि आपने ध्यान दे दिया कि किस तरीके से बैठना है, कैसे हाथ रखना, कैसे शोल्डर रखना, कैसे आपको उंगलियों को रखना है, कलाई कैसे रखनी है, ये सब आपने ध्यान दे दिया। अब उसके पश्चात में क्या करना है, आपको ये भी साथ ही साथ ध्यान देना है कि जो आपके पैर हैं वो हमेशा मुड़े हुए होने चाहिए, नीचे की तरफ होने चाहिए, है ना। पैर हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। बहुत लोग सीधे कर लेते हैं, पैर के ऊपर पैर रख करके टाइप करना सीखते हैं, तो ऐसी स्थिति हमारे लिए सही नहीं है। आपको करना है कि पैर को नीचे की तरफ रखना है ना, इस तरीके से। और यहाँ से जो हमारे घुटने हैं ये नीचे इस तरीके से आने चाहिए। पैर की ये स्थिति होनी चाहिए, पैर हमेशा नीचे की तरफ हो और दोनों में स्पेस होना चाहिए। इस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से बैठें, मतलब बैठना ऐसे नहीं कि पैर को पैर मिला करके इस तरीके से बैठे, पैर के ऊपर पैर रख लिया, इस तरीके से नहीं बैठना है। पैर नीचे की तरफ हो और थोड़ा सा 5 से 6 इंच का आपके बीच में थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। तो आप उस नियम को आपको लिख करके बताते हैं। हमेशा पैर नीचे की ओर और उनके मध्य में अंतर होना चाहिए। और उनके मध्य में अंतर होना चाहिए। अंतर का मतलब दूरी, डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये नियम आज हमने आपको बताया, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। लास्ट नियम हमारा क्या है कि पैर नीचे की ओर होने चाहिए। कहने से अभिप्राय ये है कि पैर सीधे नहीं है, हमको इसमें रखने हैं, नीचे की तरफ ही हमको रखना है इसमें। और उनके मध्य में, 2 पैर हमारे हैं, पैरों के मध्य में अंतर होना चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से टाइप करना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ नियम थे जो आज हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, सिखाने का और समझाने का प्रयास किया है। अब इसके पश्चात में कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कंप्यूटर के सम्मुख बैठेंगे। कंप्यूटर के सम्मुख मैं स्वयं आपको बैठ करके और टाइप करके दिखाऊंगा कि कैसे बैठते हैं टाइप करने के लिए, क्या तरीके होने चाहिए, आपको हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का जो क्लास था कि टाइप करने से पहले किस तरीके से बैठते हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान देते हैं, कंप्यूटर के सम्मुख टाइप करने के लिए बैठने का जो सही तरीका है, जो सही प्रोसीजर है, वो आपको आज हमने यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है।
किस तरीके से कंप्यूटर के सम्मुख टाइप करने के लिए हमको बैठना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप थोड़ा सा इनको एक दो बार रीड करेंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कल आपके सम्मुख एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ।